लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, आगे पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना, हम लोग पढ़ रहे थे शेयर्स, दैट इज ओनर्स फंड के अंदर पहले ऑलरेडी कवर किए थे इक्विटी शेयर्स। टुडे वी विल रीड अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी, जिसके अंदर दो टाइप का है। एक हो गया जिसमें फिक्स डिविडेंड है, दो बेनिफिट, एक फिक्स डिविडेंड है और दूसरा जब कंपनी बंद होगा पहले पैसा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, देखना सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो है, एडवांटेजेस में पहला, हेल्प्स टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। हम बहुत सारा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो थोड़े कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं, जो थोड़ा डरते हैं, वो लोग जनरली प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर ज़्यादा रिस्की है, तो कोई भी इक्विटी शेयर्स नहीं खरीदना चाहता। इक्विटी शेयर से बेटर दे विल प्रिफर द प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलता है एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। प्लस जब कंपनी बंद होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले अपना पैसा वापस मिलेगा एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। राइट, देखना, तो पहला एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा पैसा हम कलेक्ट कर सकते हैं मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। द प्रेफरेंस शेयर हेल्प्स टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स बिकॉज cautious and financial institutions prefer to invest in preference shares of the company. Preference share attract more public due to fixed rate of return, क्योंकि फिक्स्ड डिविडेंड है कि 10% डिविडेंड या 12% डिविडेंड पहले से फिक्स है, इसी वजह से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने में एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स। राइट, तो पहला एडवांटेज है कि हम बहुत पैसा कलेक्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। राइट, सेकेंड, नो फिक्स्ड लाइबिलिटी। कंपनी का कोई फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं है डिविडेंड देने का। अगर लॉस हुआ है तो, प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड देंगे फिक्स, लेकिन अगर बाई चांस लॉस हुआ है तो हमको डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सोच लो बैंक से लोन लेते तो प्रॉफिट हो या ना हो हमको जो है इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फ़ायदा है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। राइट, देखना, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पेड ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ही हम डिविडेंड देंगे। राइट, ड्यूरिंग लॉस पीरियड, अगर लॉस है तो देयर इज नो फिक्स्ड लाइबिलिटी टू पे डिविडेंड। अगर लॉस हुआ है तो डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। लॉस हुआ है तो नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ है तो ही देना पड़ेगा। दिस इज वेरी बिग एडवांटेज फॉर द कंपनी। कंपनी ऐसी जगह से पैसा लेना चाहेगा जहाँ पे लॉस होगा तो नहीं देना पड़ेगा और प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा। राइट, जबकि अगर बैंक से लोन लेता तो प्रॉफिट हो या ना हो हमको जो है डिविडेंड देना ही पड़ता। राइट, मतलब इंटरेस्ट देना ही पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, नो इंटरफियरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है हमारे डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि उनके पास तो वोटिंग राइट्स ही नहीं है। जिनके पास वोटिंग राइट्स होगा वो लोग हमारे डिसीजन मेकिंग को इंटरफियर करेंगे, वो लोग हमारे डिसीजन मेकिंग में जो है अपना ओपिनियन देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा
वोटिंग राइट्स ही नहीं है, तुमको बोलने का ही अधिकार नहीं है, तुमको वोट देने का ही अधिकार नहीं है, तो तुम डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे और ना ही तुम इंटरफियर कर पाओगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, राइट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन इंटरफियर कर सकता है? शेयर होल्डर। कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो लोगों के पास वोटिंग राइट्स है। तुम खुद सोचो ना, तुमको एक मीटिंग में बुलाया गया है जिसमें तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, तो तुम क्या करोगे मीटिंग में? जहां बोलने का ही अधिकार नहीं है, जहां अपना ओपिनियन देने का ही अधिकार नहीं है, जहां तुम्हारा वोटिंग राइट्स ही नहीं है, कोई डिसीजन लिया जाएगा तो तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, तो तुम इंटरफेयर नहीं कर पाओगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लेकिन अगर तुम्हारा वोटिंग राइट्स है, तुमको बोलने का अधिकार है, तो तुम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफियर करोगे, तुम अपना ओपिनियन दोगे, अपना वोट दोगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू करने से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। क्लियर है? देखना, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। The presence of preference shares does not diffuse the control of equity shareholders. Preference share के होने से इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल कम नहीं होता है, ठीक है। With preference in capital structure also, the equity shareholder retain exclusive control. Preference के होने के बाद भी पूरा कंट्रोल किसका है? इक्विटी का पूरा कंट्रोल है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। क्लियर है? तुम खुद सोचो कि जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो, ये लाइन में जो 10 लोग बैठे हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। ये लाइन में 3 जन जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। तो इनके होने से तुमको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको अधिकार ही नहीं है वोट देने का। जब भी कोई मैटर डिसाइड होगा तो वो मैटर डिसाइड किसके बेसिस पे होगा? तुम 10 लोगों के वोट के बेसिस पे होगा। इन तीनों को वोट देना अलाउड ही नहीं है, तो फिर इनके होने या नहीं होने से हमारे डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। हमको जो डिसीजन लेना है हम लेंगे, इनके ओपिनियन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, उनका कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है और उनके होने या नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारा कंट्रोल किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसेट। चार्ज का मतलब पिछले क्लास में बताया था, क्या होता है चार्ज का मतलब? गिरवी रखना, मॉर्गेज, ठीक है। तो अगर हम इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से पैसा ला रहे हैं तो हमको अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा। जबकि अगर हम सोच लो बैंक लोन से पैसा ला रहे हैं, सोच लो हम बैंक से पैसा ला रहे हैं बाय वे ऑफ बैंक लोन, तो फिर हमको एसेट्स जो है वो गिरवी रखना पड़ेगा, राइट। तो बैंक लोन से पैसा लाने से क्या होता है? हमको एसेट्स गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शेयर इश्यू करके पैसा ला रहे हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो हमको कुछ भी गिरवी रखने का जरूरत नहीं है, राइट। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशूड अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता है। द एसेट्स ऑफ द कंपनी रिमेन फ्री। हमारा एसेट्स फ्री है टू बी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन, और हम अपने एसेट को यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के रूप में लोन लेते समय, क्योंकि शेयर इशू करते समय हमको सिक्योरिटी नहीं देना पड़ा, राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, वेराइटी। अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम बहुत सारे टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड ऑफ द इन्वेस्टर एंड द इंटरेस्ट। जैसे हम 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, 11% प्रेफरेंस शेयर, कोई भी टाइप का प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। 9% का मतलब है 9% डिविडेंड मिलेगा ईयरली। 11% का मतलब है
सालाना 11% का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो हम अलग अलग रेट ऑफ डिविडेंड वाला प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे आज मुझे पैसे का जरूरत है तो आज मैं 9% प्रेफरेंस शेयर इशू किया। ठीक है, सोच लो 2 साल बाद मुझे फिर से पैसे का जरूरत है। अभी मार्केट में 9% में कोई नहीं लेगा पैसा, कोई नहीं देगा पैसा, 10% हो गया है रेट। तो अभी मैं कितना परसेंट दूंगा? 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, तभी वो सेल होगा। 9% वाला और सेल नहीं होगा। कल दिन फ्यूचर में हो सकता है 10% वाला भी सेल और ना हो, तो फिर अब नेक्स्ट जो होगा वो 11 या 12% का प्रेफरेंस शेयर्स में इशू करूंगा। राइट, तो मैं अलग अलग वेराइटी का प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता हूं एज पर द नीड, जैसा हमारा जरूरत है उसके हिसाब से। क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? देखना, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड, हेंस इन ईयर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड मोर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय हाई रेट ऑफ अर्निंग्स with the presence of preference share holder। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के होने से इक्विटी शेयर होल्डर का ज्यादा फायदा होगा। कैसे? देखना, ठीक से समझना। सोच लो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो किया, ठीक है, कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ कंपनी में। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर को तो एक फिक्स देना है, जितना बात हुआ था 10% बात हुआ था तो 10% दे देंगे उसको। बाकी जो बचेगा वो सब किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। राइट, तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट, सोच लो 50% 60% प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको सिर्फ कितना दे रहे हैं? 10% दे रहे हैं। बाकी जो 40% 50% पैसा बच रहा है वो किसका हो रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। राइट, वहीं अगर लेकिन सिर्फ 10% कमाई हुआ तो सपोज पूरा 10 इसको दे देंगे, हमारे लिए 0 भी बच सकता है, तो नुकसान भी होने का चांसेस है। तो इक्विटी शेयर होल्डर बनने में फायदा भी है, तो ऑब्वियसली नुकसान भी है। फायदा कब है? अगर बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो फायदा है, क्योंकि बाकियों को देने के बाद हमारे पास बहुत पैसा बचेगा। लेकिन अगर बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो नुकसान है, क्योंकि बाकियों को देने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला। क्लियर है? तो सिंपल सा बात है, ऐसे सोच लो कि दुकान में मालिक बनने का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? अगर दुकान में बहुत प्रॉफिट हुआ तो सब स्टाफ सैलरी रेंट वेंट सब देने के बाद जो पैसा बचा सब अपना, तो फायदा तो है दुकान में मालिक बनने में। लेकिन नुकसान भी तो है, अगर लॉस हो गया तो बिजनेस में लॉस भी हमारा होगा। और अगर कम प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ रेंट और सैलरी ये सब देने में पैसा खत्म हो जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। राइट, तो ऑब्वियस सा बात है, ओनर बनने में फायदा भी है तो नुकसान भी है। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, डिमेरिट भी है प्रेफरेंस शेयर्स का। पहला डिमेरिट है फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। पहला डिमेरिट है कि फ्लक्चुएटिंग, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड, लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो लॉस हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं भी मिलेगा। राइट, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट रिटर्न ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली लो एंड लेसर देन द इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट लोन से भी कम इंटरेस्ट मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट अट्रैक्ट मेनी इन्वेस्टर्स एज देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न। कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, इसलिए बहुत लोग पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो इसमें तो बुक में अगर हम ठीक से देखें तो देखो एडवांटेज में अभी बुक लिख रहा था कि इट अट्रैक्ट्स मोर पब्लिक ड्यू टू फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और अभी एक पेज के बाद बुक लिख रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट अट्रैक्ट मेनी इन्वेस्टर्स। समझ में आ रहा है? तो उसको मेरिट के हिसाब से समझाने के लिए मेरिट के हिसाब से समझाया है।
डीमेरिट के हिसाब से समझाने के लिए उसको डीमेरिट के हिसाब से समझाया हुआ है, राइट। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यहाँ पे देखो अभी लिखा था कि बहुत लोग पसंद करते हैं प्रेफरेंस शेयर खरीदना, और अभी 4 पॉइंट के बाद लिख रहा है कि लोग पसंद नहीं करते प्रेफरेंस शेयर्स खरीदना, ठीक है। तो अपना अपना रीजन है, पसंद कौन लोग करते हैं, क्योंकि जिनको फिक्स्ड पैसा चाहिए वो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन कौन पसंद नहीं करता, जिनको लॉस अगर हो रहा है तो नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा हमको लॉस लॉस हो रहा है और नहीं मिल रहा है पैसा, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो ऐसा जगह में पैसा नहीं लगाना चाहेंगे, राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। डिविडेंड कोई एक्सपेंस नहीं है। जैसे इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसमें 30,000 सोच लो इंटरेस्ट देना पड़ा, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख माइनस 30,000, 70,000 का प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना है, राइट। लेकिन डिविडेंड जो है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जो है वो माइनस नहीं होता है। मतलब अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो टैक्स कितना पे देना पड़ेगा मुझे, 1 लाख पे देना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड माइनस नहीं होता है टैक्स कैलकुलेशन से। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा होता तो 1 लाख माइनस 30,000, मुझे कितना पे टैक्स देना पड़ता, 70,000 पे, ठीक है। तो इस वजह से डिविडेंड थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट। अगर हमको इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है 10% में, और अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर से पैसा मिल रहा है 10% में, तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं इंटरेस्ट में पैसा लूंगा तो, राइट। देखना, द डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है। इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन द इनकम which is distributed to preference shareholder। जो पैसा हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, 1 लाख में से 30,000 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने वाला हूं, फिर भी मुझे टैक्स कितना पे देना पड़ रहा है, पूरे 1 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड के वजह से टैक्स का खर्चा बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट्स। मालिक हो लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है, तो बहुत बड़ा डिमेरिट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनने में। प्रेफरेंस से बेटर अगर इक्विटी शेयर होल्डर बनते तो उसमें क्या मिलता, वोटिंग राइट्स मिलता, राइट। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनने से डिमेरिट है कि वहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं है। मतलब हमारा कोई भी ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, हमारा कोई भी राय नहीं लिया जाएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, राइट। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। इनके पास क्या नहीं होता है, वोटिंग राइट्स नहीं होता है। दिस शेयर होल्डर हैव नो से इन द मैनेजमेंट। कोई भी डिसीजन में इनका कोई ओपिनियन नहीं है। दिस शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट्स ओनली ऑन द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग वाइंडिंग अप। कभी कभी वोटिंग राइट्स मिलता है, लेकिन कब देखना, जब कंपनी बंद हो रहा होगा तो इनसे भी ओपिनियन लिया जाएगा, या कंपनी शेयर का पैसा वापस कर रहा होगा तो इनसे ओपिनियन लिया जाएगा। तो जनरली तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है, 1-2 स्पेशल केसेस में खाली वोटिंग राइट्स है। क्लियर? नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। द रेट ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड है, अगर प्रॉफिट हुआ तो देना ही पड़ेगा। द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो प्रॉफिट। अगर कम प्रॉफिट हुआ तब भी हमको डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। लॉस हुआ तो नहीं देना पड़ेगा, वो तो ओके है, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो देना पड़ रहा है, तो ये डिमेरिट है कि हमको फिक्स्ड पैसा देना ही पड़ेगा अगर थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ है तो। लेकिन अगर लॉस हुआ है तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा प्रॉफिट हुआ है तो देना पड़ेगा डिविडेंड, राइट। नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक है, अलग ही टॉपिक है पूरा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ठीक है। ठीक से समझना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स क्या होता है। रियल लाइफ में व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ठीक है। देखना, आज जैसे हमारे कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है,
बहुत सारे एम्प्लॉयज हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं इन 2000 लेट्स से 25 अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द कंपनी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है एम्प्लॉय काम छोड़ के जाने का। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अ बिजनेस इज एम्प्लॉयज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा एक एम्प्लॉय है जो सेट हो जाए रहता है, काम संभाल लिए रहता है, हम उसके भरोसे काम छोड़ दिए रहते हैं, वो काम छोड़ देता है। फिर नया एम्प्लॉय लाओ, उसको काम सिखाओ, टाइम लगता है उसमें, रिसोर्सेज वेस्ट भी होता है, वो इनएफिशिएंट होता है, स्टार्टिंग में वो तो जानता भी नहीं है काम, फिर धीरे धीरे सीखता है, जैसे ही सीखता है फिर कहीं निकल लेता है, फिर नया आता है, फिर उसको सिखाओ। ये प्रोसेस चलता रहता है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो बड़े बड़े कंपनीज भी यही प्रॉब्लम फेस करते थे कि उनके एम्प्लॉयज जो है वहाँ टिक कर काम नहीं कर रहे। 1 साल 2 साल काम किए, उसके बाद उनको कहीं थोड़ा हायर सैलरी मिलता है, कहीं पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, या यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होता है, हम थोड़ा कभी डांट दिए उनको, काम छोड़ के चले गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हर कंपनी फेस कर रहा था। तो कंपनी एक नया प्लान निकाला इसका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ईसॉप। ईसॉप क्या होता है देखना, हम अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तुम अगर हमारे पास 10 ईयर्स, या एग्जाम्पल है 10 ईयर्स, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तुम हमारे पास अगर 10 साल काम करोगे टिक कर, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अगर नहीं जाओगे, 10 साल काम करोगे, तो तुमको हम कंपनी का 0.5% ओनर बनाएंगे। कितना परसेंट? 0.5% ओनर, या 0.25% या 0.1% ओनर बनाएंगे। ठीक है, तुमको हम 10,000 शेयर्स देंगे, बहुत कम प्राइस पे देंगे, 1 रुपया में दे देंगे। मार्केट में शेयर का प्राइस 1,000 रुपये चल रहा है, तुमको 1 रुपया में देंगे हम शेयर, 10,000 शेयर्स देंगे तुमको। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10 साल यहाँ काम करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है 10 साल यहाँ पे काम किया, ठीक है, डेडिकेशन के साथ काम करेगा, क्योंकि क्या बनने वाला है आगे चल के? खुद मालिक बनने वाला है, ओनर बनने वाला है। ठीक है, वो मूवी देखिए, वो पुष्पा, 1 करोड़ से 5 लाख चाहिए कि 4% चाहिए? तो पुष्पा बोला 4% चाहिए, 5 लाख नहीं चाहिए। सही डिसीजन है वो, क्योंकि 4% जब हम ले रहे हैं, हम ओनर बन रहे हैं, मालिक बन रहे हैं, 4% पार्टनर बने। तो अब जो ओनरशिप, जो 96% वाले का जो पोजीशन है वो भी मालिक है, हम 4% के हम भी मालिक हैं, राइट। 5 लाख लेने से हम एम्प्लॉय रह गए, हम मालिक नहीं बन पाए। ठीक है, क्योंकि मालिक तो परसेंट में लेता है, मालिक फिक्स नहीं लेता कभी। ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% या उसका 30% मेरा। मालिक का ऐसा होता है, मालिक का फिक्स नहीं होता कि 20 लाख मिलेगा, मालिक को 20% मिलेगा, राइट। तो ओनरशिप हमेशा परसेंट में प्रॉफिट मांगता है। तो यहाँ पे भी उसको हम 0.5% का ओनर बनाएंगे। तो ये क्या होगा, ऐसा एम्प्लॉय जो है वो टिक कर काम करेगा, डेडिकेशन से काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको 10 साल के बाद 0.5% ओनरशिप कंपनी का मिलने वाला है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब हम अपने एम्प्लॉय को हमारी कंपनी का स्टॉक देंगे, शेयर्स देंगे। क्यों देंगे? ताकि वो बहुत दिन तक अच्छे से टिक कर हमारे पास काम किया है, इसी वजह से, राइट। तो ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए। सोच लो कोई एम्प्लॉय 4 साल काम कर चुका है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा, वो सोचेगा और थोड़ा दिन कर लेता हूँ, 5-6 साल और काम कर लेता हूँ, कंपनी का ओनर ही बन जाऊंगा थोड़ा परसेंट का, और अच्छे से काम करूंगा तो कंपनी बढ़ेगा, कंपनी डेवलप होगा, कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मुझे भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं मालिक हूँ। मालिक को क्या, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा मिलेगा ना। और वंस वो, सोच लो, वो शेयर खरीद लिया, कंपनी का ओनर बन गया, वो थोड़ा सा परसेंट ओनर बन गया, अब और डेडिकेशन से काम करेगा आगे, क्योंकि वो खुद कंपनी का ओनर है 1% का। ठीक है, बोलो। कर सकता है वो, कुछ एक लॉक इन पीरियड होता है कि हम शेयर अगर लेते हैं तो और 5 साल अब नहीं छोड़ सकते, ऐसा फिक्स करता है कंपनी। ठीक है, तो वो 5 साल नहीं छोड़ पाएगा। सोच लो 5 साल बाद छोड़ दिया तो छोड़ सकता है,
वो अपना शेयर किसी को भी बेच भी सकता है, उसकी मर्जी है। क्लियर है ये? तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में टिक कर काम करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि छोड़ के कोई नहीं जाएगा, छोड़ के फिर भी जा सकते हैं लोग, बोला नहीं नहीं मालिक नहीं बनना, हम तो जा रहे हैं, तो जाने वाला ऐसे नहीं रोक पाएंगे हम, लेकिन कम हो जाएगा, लोगों का छोड़ के जाना कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लालच है कि उनको शेयर्स मिलने वाला है, अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रुकेंगे तो उनको शेयर्स मिलेगा। क्लियर है ये? जैसे होता है कि नहीं, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो अनाउंस होता है कि लकी ड्रॉ लास्ट में निकलेगा, लकी ड्रॉ लास्ट में निकलेगा, तो उससे क्या होता है, सब बैठे रहते हैं, लकी ड्रॉ बाई चांस निकल गया तो निकलने वाला नहीं है, 1000 में से एक जन का निकलने वाला है, लेकिन हम बैठे हैं क्योंकि लकी ड्रॉ भी अनाउंस नहीं हुआ है। वहीं स्टार्टिंग में लकी ड्रॉ अनाउंस हो जाए, सब उठ के चल जाएंगे, राइट? तो लालच से लोग रुकेंगे, ऑब्वियस सा बात है। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है, लालच है जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, जिसके वजह से वो रुक कर काम करेगा। क्लियर है ये? देखना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स गिविंग ऑप्शन टू डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी which gives such director, officer, employee the benefit or right to purchase or subscribe for the shares of the company। हम कंपनी का शेयर्स देंगे उसको, कब? एट अ फ्यूचर डेट, आज नहीं देंगे, 10 साल काम कर फिर मिलेगा। एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, 10 रुपया में देंगे, 10,000 शेयर 10 रुपया में देंगे, जिसका मार्केट वैल्यू 10,000 इंटू 1000 है मार्केट में रेट, हम 10,000 इंटू 10 रुपया में देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 ईयर्स काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय 10 साल काम करे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज हैं वो जैसा काम कर सकते हैं, नए एम्प्लॉयज वैसा काम नहीं कर सकते। राइट? क्लियर है ये? क्या पता अगर वो एम्प्लॉय छोड़ देता कोई एम्प्लॉय ना मिले, वो डर क्या 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 अगर वो एम्प्लॉय छोड़ दिया, वो उसका कोई और एम्प्लॉय नहीं है, वो डर के मारे भी हो सकता है। देखो क्या होता है ना, जो रियल लाइफ में तुमको बताऊं कि एवरीवन इज रिप्लेसेबल, ऐसा नहीं होता कि कोई इरिप्लेसेबल है। हाँ टाइम लग सकता है सब्स्टिट्यूट खोजने में, लेकिन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हाँ टाइम लग सकता है, थोड़ा 1-2 महीना लेट हो सकता है, लेकिन मिल जाएगा। राइट? क्लियर है? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। फटाफट से डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, दोनों कवर्ड है ऑलरेडी, वी विल रीड द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, देखना, ये थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो गया, लो लिख देना। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली लो, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू जनरली थोड़ा कम होता है, 10 रुपए का होता है। प्रेफरेंस शेयर का थोड़ा हाई होता है, जनरली 100 रुपए का होता है एक तो प्रेफरेंस शेयर। देखना, टाइम पीरियड, द डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल द शेयर। सबको देने के बाद किसको पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन प्रेफरेंस को कब मिलेगा, इक्विटी से पहले। याद है लाइन बताया था, मंदिर है, मंदिर में लाइन में लगे हैं, पहले बैंक लोन वाले हैं, ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर लास्ट में है पूरा, और इक्विटी से जस्ट पहले कौन है, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो यही वही बात बोला है कि प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कब मिलेगा, बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट ऑल द वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स रहता है, उनको अधिकार है अपना ओपिनियन देने का। ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली उनका वोटिंग राइट्स नहीं होता है। राइट? नेक्स्ट, कंट्रोल, द इक्विटी शेयर होल्डर होल्ड अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स। जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं वैसे लोग इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर बहुत रिस्की है, तुम पैसा लगा रहे हो और श्योर नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस कंपनी जब बंद होगा तुमको आखिरी में पैसा मिलेगा, तो बहुत रिस्की है।
अगर पैसा खत्म हो गया तो हमको नहीं मिल पाएगा। तो रिस्की है बहुत, इसीलिए बोल्ड लोग ही पैसा उसमें लगा सकते हैं। और जो थोड़े कॉशियस होते हैं, जो थोड़े डर के पैसा लगाते हैं, जो कंजर्वेटिव होते हैं थोड़े, वो लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बियरर। सबसे बड़ा रिस्क कंपनी में किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली लेस। प्रेफरेंस शेयर में जो रिस्क है थोड़ा कम है। रिस्क तो है ही, क्योंकि लॉस हुआ तो इनको भी नहीं मिलेगा, तो रिस्क तो है, लेकिन थोड़ा कम है, क्योंकि पहले इनको मिलेगा, बाद में इक्विटी को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब बताया था, वाइंड अप करना मतलब बंद करना, क्लोज करना। तो जब कंपनी बंद हो रहा होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिफंडेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड। पहले हम प्रेफरेंस को पैसा देंगे, प्रेफरेंस को पैसा देने के बाद जो पैसा बचेगा that will be given to the equity shareholders, right। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस वालों को पहले मिलेगा as compared to the equity shareholder। At the time winding up, preference shareholders get priority over the equity share। इनका नाम ही प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब ही मैं बताया था, the word preference itself means priority। याद है ना, प्रेफरेंस का मतलब ही प्रायोरिटी होता है। द वर्ड प्रेफरेंस इटसेल्फ मींस प्रायोरिटी, राइट। दो चीज का प्रायोरिटी था इनको, याद होगा। पहला प्रायोरिटी क्या था? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किससे पहले पैसा मिलता है? इक्विटी शेयर से पहले। मतलब लाइन में इक्विटी शेयर से पहले जो है कौन है? प्रेफरेंस शेयर। तो पहला प्रायोरिटी ये हुआ, डिविडेंड पहले मिलेगा। और दूसरा प्रायोरिटी कब हुआ? जब कंपनी बंद हो रहा होगा, तो कंपनी पहले पैसा वापस करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और बाद में वापस करेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर है? तो दो चीज का प्रायोरिटी है, इसलिए नाम प्रेफरेंस है। क्या क्या प्रायोरिटी है? एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी पहले होगा हर साल, और जब कंपनी बंद हो रहा होगा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले होगा। पहले हमारा पैसा वापस मिलेगा, बाद में इक्विटी को पैसा रिटर्न मिलेगा, राइट। तो वही बोला यहाँ पे राइट ऑफ रिटर्न में, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर होल्डर आर रिफंडेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड। इक्विटी को पैसा मिलेगा कब? प्रेफरेंस को देने के बाद, राइट। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी। तो इक्विटी से ऊपर मिलेगा प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस को पहले मिलेगा ओवर द इक्विटी, राइट। लास्ट, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नेवर रिडीम्ड और पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी कभी भी पैसा वापस करता ही नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है। मतलब कंपनी जब तक चल रहा है तब तक कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर को पैसा रिटर्न नहीं करता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा रिटर्न किया जाता है। तो एक और बेनिफिट है इनको। कंपनी सोच लो आज पैसा लिया 2025 में, तो प्रेफरेंस शेयर का एक टाइम पीरियड होता है, 5 साल 10 साल 15 साल जो भी फिक्स होगा, उसके बाद उनको उनका पैसा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को उनको उनका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। कब रिटर्न मिलेगा? जब कंपनी बंद होगा, वाइंड अप होगा, कंपनी क्लोज होगा, उस दिन उनको उनका पैसा वापस मिलेगा। क्लियर है? अब तुम खुद सोचो ना, तुम जो बिजनेस कर रहे हो या तुम्हारे पेरेंट्स जो बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स जो पैसा लगाए हैं अपने बिजनेस में, उनको उनके बिजनेस से पैसा रिटर्न कब मिलेगा? सारा जब दुकान बंद करेंगे, सारा सामान बेच देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, तो पैसा आ जाएगा। तब उससे पहले तो सारा पैसा रिटर्न नहीं आएगा। सारा पैसा रिटर्न किसका देना पड़ेगा? बाहर वालों का। अगर हम लोन लिए हैं तो लोन का पैसा देना पड़ेगा, 4 साल 5 साल 10 साल में देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिए तो उनको उनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर के अंदर पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। लाइफ टाइम का मतलब क्या है? जब तक कंपनी चल रहा है तब तक पैसा रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। वंस कंपनी वाइंड अप हो गया, कंपनी बंद हो गया, तब हमको मनी रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर है ये?
ये लिखा हुआ देखेंगे, द इक्विटी शेयर्स आर नेवर रिडीम्ड, कभी वापस करना ही नहीं पड़ता, और पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में पैसा रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस में क्या लिखा है देखना, प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद जो है पैसा रिटर्न होता है, जैसे 5 साल या 10 साल या 15 साल, जो भी टाइम पीरियड फिक्स होगा उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो है मनी रिटर्न होगा। क्लियर है? वाइंडिंग अप का टाइम भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। हाँ, अगर लाइफ टाइम में मिल गया तो ठीक है, रिटर्न हो गया तो अच्छी बात है। अगर सोच लो रिटर्न नहीं हुआ है तो जब वाइंड अप हो रहा होगा पहले इनको रिटर्न होगा, बाद में फिर उनको रिटर्न होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट रिटेन अर्निंग्स। क्लियर है?